जागृति मेरा गांव मेरा देश की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां राम रहीम के फरलों का पूरा मामला, वही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। तो हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। आपको बता दें कि सरकार को 21 फरवरी को दाखिल करना है जवाब। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां हत्या और यौन शोषण के मामले में आजीवन कारावास काट रहे गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो देने पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तो ये आपको बता दें कि सरकार को 21 फरवरी को जवाब दाखिल करना होगा। जहां हाईकोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार के फैसले के खिलाफ जहां याचिका दायर हुई थी, इस पर अब नोटिस जारी किया। तो वहीं आपको बता दें कि सरकार को 21 फरवरी को जवाब दाखिल करना होगा। तो चंडीगढ़ से संवाददाता रवि चंदेल हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। रवि, हरियाणा सरकार से 21 फरवरी तक जवाब मांगा गया है, किस तरीके से देख रही है सरकार इस फैसले को? जी बिल्कुल, जिस तरीके से डेरा प्रमुख राम रहीम को जो है फरलो मिली थी, 21 दिनों की फरलो मिली थी, उस फरलो को लेकर जो है तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला उसी वक्त से जारी हो गया था। अगर हम बात करें विपक्षियों की, तो विपक्षी पार्टियों का साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से चुनाव के दौरान जो है राम रहीम को फरलो मिली है, तो इसके पीछे जो है एक पॉलिटिकल एजेंडा है, जिसके तहत जो है सरकार द्वारा राम रहीम को जो है वो फरलो दी गई है। इसके एवज में पंजाब के पटियाला जिले से समाना विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक परमजीत सिंह सोहली ने याचिकाएं दायर की थी हाईकोर्ट में, जहां पे आज इसकी सुनवाई हुई। सुनवाई में हाईकोर्ट द्वारा सरकार को जो है नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के दौरान उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि 21 फरवरी को जो है सरकार अपना जवाब जो है हाईकोर्ट में दाखिल करे। जी रवि, सीएम मनोहर ने भी ये कहा था कि जेल के हर कैदी का फरलो लेना अधिकार है। तो अब जिस तरीके से इस फैसले पर अब 21 तारीख को हाईकोर्ट ने जो है जवाब मांगा है, तो सरकार अब इसको कितना बड़ा चैलेंज देखती नजर आ रही है, क्योंकि जवाब देना है अब हाईकोर्ट को? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें, जो सरकार द्वारा जब राम रहीम को फरलो दी गई थी, उस समय यह साफ तौर पर कहा गया था कि किसी भी कैदी को जो है फरलो लेना उसका अधिकार है और वो किसी भी समय जो है उसको फरलो जो है वो दी जा सकती है। लेकिन अभी जब याचिका जो है हाईकोर्ट में दायर की जा चुकी है, आज उसकी पहली सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान साफ लफ्जों में कहा गया है कि 21 तारीख को सरकार को जो है वो अपना जवाब जो है हाईकोर्ट में दर्ज करवाना होगा। साथ ही जिस तरीके से अगर हम बात करें, आए दिन जो अखबारों की सुर्खियां हमें बटोर रहे हैं, जिस तरीके से राम रहीम जो है एक बहुत ऐसी शख्सियत है जिसका बहुत मात्रा पर जो है पंजाब के अंदर जो है काफी मात्रा में जो है उनके प्रेमी रहते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से हरियाणा की बात करें या फिर यूपी की बात करें, खासतौर पे इन दो चुनावी राज्यों की अगर बात करें हम, पंजाब और यूपी के, तो वहां पे इसके डेरा सच्चा सौदा के प्रेमी जो है खासी मात्रा में है, जिसको लेकर समाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक परमजीत सिंह सोहली द्वारा याचिका दायर की गई थी। याचिका में तमाम तरह के जो वैल्यूएबल जो रीजंस थे वो दिए गए थे वहां पे हाईकोर्ट के दौरान। तो हाईकोर्ट में उसके बाद से अब जो है सरकार ने, अब हाईकोर्ट ने जो है 21 फरवरी को जो है सरकार से जवाब मांगा है। जी रवि, जब फरलो दी गई थी तब भी यह विवाद उठा था कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होने हैं पंजाब में, उसको लेकर के फरलो दी गई है। तो क्या इस फैसले को चुनाव से जोड़ा जा सकता है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से चुनावों के दौरान जो है फरलो दी गई थी, उसी वक्त से जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो लगातार जारी हो गया था। और किसी ना किसी तरीके से अगर हम बात करें, खासतौर पर अगर पंजाब की बात करें, तो पंजाब के नेताओं द्वारा, अगर हम कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर अन्य जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनकी बात करें, तो उनके द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा था कि सरकार द्वारा वोटर्स को लुभाने के लिए जो है वो इस तरीके की पैंतरेबाजी जो है वो अपनाई जा रही है। हालांकि दूसरी तरफ सरकार ने यह पक्ष अपना रखा था कि ये फरलो जो है कोई भी कैदी का जो है वो उसका अधिकार होता है और उसको फरलो किसी भी वक्त मिल सकती है। लेकिन अब जो ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, तो हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी 21 फरवरी को किस तरीके से सरकार जो है वो अपना पक्ष जो है हाईकोर्ट के समक्ष रखती है। जी रवि, ये तो बात हुई कि सरकार पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन अगर आप अक्सर जिस तरीके से आप ग्राउंड पर रहते हैं, तो अब जिस तरीके से फरलो देने का जो ये पूरा मामला है, उसमें अब जनता का क्या कुछ कहना है? जनता की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? वाकई में इसको एक पॉलिटिकल स्टंट माना जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो हाल ही में कई अखबारों की सुर्खियां भी बटोर रहे थे। कुछ एक अगर हम बात करें डेरा प्रमुख के जो कोर मेंबरशिप है उसके अंदर से जो
बातचीत थी, जो प्रेमियों के साथ जो बातचीत थी, डेरा प्रेमियों के साथ जो बातचीत थी, वो भी लीक हुई थी। उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा था कि वोटर्स जो है वो बीजेपी को वोट करें इन तमाम ताकि जो है राम रहीम को जो फरलो जो है उसको एक्सटेंशन मिल सके। लेकिन अभी जिस तरीके के हालात जो बनते नजर आ रहे हैं, तो लोगों का कहीं ना कहीं दो तरफा जो है लोगों का इसके ऊपर मानना है। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा जो है कैदी को फरलो देना उनका अधिकार है, तो दूसरी तरफ कुछ एक लोगों का कहना है कि जिस तरीके से जो है चुनावों के दौरान सरकार द्वारा जो 21 दिनों की फरलो दी गई थी, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर पॉलिटिकल एजेंडा था। इसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल मोटिव था जिसके तहत जो है राम रहीम को फरलो दी गई थी। जी रवि, तो इस पूरे मामले पर याचिका दायर की गई थी, उसमें क्या दलीलें पेश की गई थी? जी, अगर हम बात करें जो समाना विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार हैं परमजीत सिंह सोहली, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि डेरा प्रमुख राम रहीम के बाहर आ जाने के बाद से एक बार फिर से डेरा सच्चा प्रेमी जो हैं, फॉलोअर्स जो हैं, वो एक बार फिर से जो है भारी मात्रा में बीजेपी की तरफ रुझान कर रहे हैं, या फिर उनको एक तरह से उस कैडर को जो है मोटिवेट किया जा रहा है ताकि वो बीजेपी को वोट दें। तो ये तमाम बातें जो है उन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष रखी है, और उन्होंने साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से राम रहीम एक ऐसी शख्सियत है जिनका काफी ज्यादा बोलबाला जो है वो पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, लेकिन मौजूदा समय में जिस तरीके से पंजाब के अंदर चुनाव हो रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा जो है वो बीजेपी को मिलेगा। तो ये तमाम दलीलें जो है वो हाईकोर्ट में रखी गई थी। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से हमने जाना कि राम रहीम फरलो मामले पर अब हाईकोर्ट ने सरकार से 21 फरवरी तक जो है जवाब मांगा है। तो बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने झज्जर में एक निजी कार्यक्रम को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि आगामी नगर निकाय चुनाव बीजेपी और जेजेपी दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगे। पहले भी दोनों पार्टियों ने मिलकर निकाय चुनाव लड़ा था। इसको लेकर दोनों पार्टियों के अध्यक्ष बैठक करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 75% रोजगार कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सुनवाई की, इस फैसले से हम खुश हैं। हम निरंतर युवाओं को रोजगार का अधिकार दिलाने के लिए संघर्षरत हैं और रोजगार कानून पर उद्योगपतियों के साथ हमारी निरंतर चर्चा जारी है। समाज ऊपर है कि समाज के रीति रिवाज मान्यताएं के अनुसार चलना समझ के बनाई। लगभग 8,92,000 किसानों को जो खरीफ की फसल में फसल बर्बादी जहां हुई थी, उसका कल ही हरियाणा सरकार ने 562 करोड़ रुपया 10 जिलों में सैंक्शन किया है, और लगभग 150 से 250 करोड़ रुपया 2 जिले और जो बचे हैं, यमुनानगर और जींद, जल्द उनका भी हम रिलीज करेंगे। अगर हम 700 करोड़ रुपया 6 महीने के अंदर किसान के खाते में डाल रहे हैं, तो हमारे से गंभीर तो देश में कोई और प्रदेश सरकार नहीं, और उसके अंदर कोई डीसी ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। एक बार उसको अपनी वेरिफिकेशन करानी है और मेरी फसल मेरा ब्यौरा से अपना अकाउंट लिंक कराना है। जैसे ही पैसा स्टेट से मंजूर होगा, अगले दिन डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से उसके खाते पे आएगा। और मैंने तो इस बार ये निर्णय भी ले लिया था कि जहां पहले 3,000 रुपये प्रति एकड़ जल भराव जो खेती नहीं कर पाता था उस किसान को मिलते थे, हमने उसको भी समय अनुसार देखते हुए बढ़ाकर 7,000 रुपये करने का काम किया, और फसलों के भी 30%, 50% या उससे ऊपर फसलें खराब होती है उसके रेट रिवीजन करके भी उसको 16,000 तक ले जाने का काम। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का स्टे हटाकर हाईकोर्ट को डायरेक्शन दी है कि 22 तारीख से शेड्यूल बनाकर इसकी 1 महीने में हियरिंग करेंगे। हमारे लिए खुशी की बात है जो हम संघर्ष कर रहे हैं हरियाणा के युवाओं को अधिकार दिलाने का, उसके अंदर कहीं ना कहीं बिना सुने जो हाईकोर्ट ने आदेश जारी करे थे उसके स्टे लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सुनवाई की, और उम्मीद है कि इसको लीगली थरली चेक कर आने वाले दिनों में हरियाणा के युवाओं को हम अधिकार दिला पाएंगे 75% का। और मैंने पीछे गुड़गांव, पानीपत की इंडस्ट्रियल, मानेसर की इंडस्ट्रियल एसोसिएशनों से भी चर्चा करी है। आज भी आपके झज्जर की जो फुटवेयर एसोसिएशन बहादुरगढ़ है, उन द्वारा भी एक ज्वाइंट प्रोग्राम रखा गया है। और आने वाले दिनों में फरीदाबाद है, रोहतक है, इन शहरों की भी इंडस्ट्रियल एसोसिएशनों के साथ चर्चा करके जो उनकी समस्याएं हैं उसका भी निपटारा करेंगे, और उनको जो डर लग रहा है उसको भी हटाने का काम करेंगे। क्योंकि इस एक्ट में कहीं भी कोई
ऐसा क्लॉज नहीं है कि किसी फैक्ट्री मालिक की फैक्ट्री सील होगी, बंद होगी। इसके अंदर तो सिर्फ मॉनिटरिंग के हमने प्रोविजन रखे और जितनी अच्छी मॉनिटरिंग होगी उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट लोकल्स को मिलेगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष एडवोकेट रोहित जैन ने सरकार को आड़े हाथों लिया। आपको बता दें कि जहां उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो पार्टी 5 राज्यों में गरीबों के कल्याण और नाम पर वोट मांग रही है वो हरियाणा के लोगों को भूली बैठी है। प्रदेश के गरीबों को बचा हुआ राशन बांटा जा रहा है। सरकार की लापरवाही की वजह से सरसों का जो तेल खराब हो गया है उसे गरीबों में बांटा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने फैसला भी उस वक्त लिया है जब स्टॉक में उपलब्ध सरसों तेल की अवधि अगले महीने में खत्म होने वाली है। देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक शीघ्र ही एक्सपायर होने जा रहे सरसों के तेल को गरीबों में बांटा जाएगा, तो इससे साफ तौर पे पता चलता है कि इस सरकार को ना तो गरीबों के भूख की चिंता है, ना ही उनके स्वास्थ्य की। ये साफ तौर पे दिख रहा है कि ये सरकार सिर्फ मुनाफाखोरी के बारे में सोचती है। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यूक्रेन में रहने वाले भारतीय छात्र बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। हरियाणा के चीन के 68 छात्र ऐसे हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है उनकी चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। ये छात्र केंद्र और हरियाणा सरकार से वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। इन हालातों में ये बच्चे अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहते हैं। वहीं विपक्ष की ओर से सरकार से अपील की गई है कि सरकार छात्रों की वतन वापसी सुनिश्चित करे। आज इसी को लेकर हम आपकी राय जान है। परीक्षित 5वें साल में मेरा बेटा परीक्षित है और 5वें साल में पढ़ा है। की बार MBBS की पढ़ाई कर रहा है यूक्रेन में। 5 साल हो गए इसने वहां गए हुए ने। करीब 2 देशों के बीच में जो ये तनाव हो रहा है आपस में, तो हम तो ये चाहवा है कि मोदी सरकार इस टाइम पर हमारे बच्चे ने बुला ले घर पे, मतलब इंडिया में वापस बुला ले, और जो तनाव खत्म हो जाएगा तो फिर वापस भेज देंगे। पढ़ाई से तो भाई बंदा जरूरी है कि बाल घर आने जरूरी है, ना कि पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी। हम तो ये चाहवा कि इस टाइम पर हमारे बच्चे सुरक्षित घर पे। सर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रशिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा है उसमें जो मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार काफ़ी पेरेंट्स वरीड हो रहे हैं, यानी कि बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं। सैकड़ों बच्चे हमारे जो यूक्रेन पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, खासतौर पे मेडिकल की स्टडी के लिए, तो उनके माता पिता बहुत टाइम से परेशान हैं। जैसे जैसे मीडिया की रिपोर्ट पिछले 24 घंटे से जो भी आ रहा है उसकी वजह से, मीडिया के हिसाब से जो इतना स्ट्रेस, जो डर हम लोगों के बीच में है, माँ बाप के बीच में है, उस चीज को लेकर वो काफी परेशान है, स्टूडेंट्स भी और पेरेंट्स भी, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना है कि हमें बार बार कॉल्स आ रही है। मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं ये आज कहना चाहती हूँ, मेरी अपील है, मैं अनुरोध भी करती हूँ इस विषय पे, जितने हमारे विद्यार्थी यूक्रेन में पढ़ रहे हैं और जो वहाँ के नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, उन सबको अगर इस तरह से कोई वार हो रहा है या होने वाला है कल को, तो ऐसे में मेरी एक अपील है, मैं अनुरोध करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, इंडियन गवर्नमेंट से, एविएशन मिनिस्टर से, कि यदि ऐसा कुछ पॉसिबल होने वाला है, इस तरह का कोई वार है, तो कृपया करके हमारे भारतीय छात्रों को और नागरिकों को वहां से जल्द लाने का प्रबंध से 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ कीव से, जो वहाँ की कैपिटल है कीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैं वहाँ से 3rd ईयर का ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अपनी, और MBBS कर रहा हूँ अपनी वहाँ से। और बेसिकली अब फिलहाल मैं यूँ नहीं जा पा रहा क्योंकि जो 2 देशों के बीच वहाँ पे तनाव पैदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस पैदा हो रही है। लाइक जैसे यूक्रेन एंड रशिया में, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने खुद कल डाला है अपने FB पोस्ट पे कि भाई 16 तारीख को अटैक होने वाला है, अटैक डे, इट्स अटैक डे इन यूक्रेन, एंड हम सबको एकत्रित होना है, रियूनियन डे मनाना है, अपने फ्लैग्स वगैरह फहराने हैं वहाँ पे जाके। तो ये बहुत बड़ा अटैक होने वाला है, लाइक वर्ल्ड वॉर 3। रशिया ने जो मतलब 1-2 महीने से वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं कि भाई हमें अटैक करना है, रशिया को, यूक्रेन को इन्वेड करना है, यूक्रेन पे अपना कब्जा करना है।
इन सब को लेके इसी बीच मैं अपनी फ्लाइट नहीं करवा पाया, क्योंकि मैंने 26 तारीख को टिकट करवाई थी, तो मैं इसी बीच नहीं करवा पाया अपनी टिकट, क्योंकि अब वहाँ वॉर होएगा। अभी मैंने कुछ अपने क्लासमेट से बातें की कि भाई वहाँ का क्या माहौल है, क्या सिचुएशन है। सब ने कहा कि भाई हमारे पेरेंट्स खुद मरने को हो रहे हैं, हमको घर बुलाओ, हमें घर बुलाओ, कि भाई हमारे बच्चे घर आने चाहिए। खबर रेवाड़ी से है, जहां दिन दहाड़े सरे बाजार पोस्ट मार्केट में बदमाशों ने कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स पर चाकू से हमला कर दिया। बीच बाजार में हुई इस वारदात के बाद पूरी मार्केट में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वही वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। सूचना के बाद डीएसपी को लेकर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी के गांव नैचाना निवासी प्रवीण और राजपुरा खालसा निवासी ललित दोनों शहर के ही अहिर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों आपस में दोस्त हैं। तो शुक्रवार की दोपहर करीब 1 बजे दोनों बाइक पर सवार होकर ब्रास मार्केट में किसी काम से आए थे। इसी दौरान घात लगाए बैठे बदमाशों ने दोनों पर अटैक कर दिया। तो वहीं दोनों घायलों को रेवाड़ी के ही ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है, जहां एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के अनुसार मामला आपसी रंजिश का है। इससे पहले भी दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो चुका है। हालांकि अभी तक हमलावरों का पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं नरवाना की गढ़ी पुलिस पर एक बार फिर से गुंडागर्दी के आरोप लगे हैं। नरवाना के गांव रसीदा में पुलिस ने 9-10 परिवारों को लोगों को साथ सुबह मारपीट की और इस दौरान महिलाओं और लड़कियों व छोटे बच्चों को भी चोट आई। इतना ही नहीं, पुलिस ने इन परिवारों के कुछ युवकों और पुरुष को भी हिरासत में लिया। तो वही रसीदा गांव की महिलाओं और लड़कियों का कहना है कि रात के समय पुलिस ने उनके घरों में घुसकर उनके परिवारों के लोगों को पीटा और उनके घरों में तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ में उनके घरों के शीशे, दरवाजे और अन्य सामान भी शामिल है। ग्रामीणों ने बताया कि आईजी ने ड्रग और हिंसा मुक्त मेरा गांव मेरी शान अभियान का शुभारंभ किया था, जिससे पहले चरण में जींद के 5 गांवों को चुरा गया। नशे को लेकर करने पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों पर ही हमला कर दिया। जी हम तो सोते थे, मेरे डंडा मारा उसने, मैं मेरे चाचा को छुटा रही थी। मेरे चाचा जो ले जाया हमें पता भी नहीं है कहाँ ले जाया, दनगा हमें पता भी नहीं है वो कहाँ पे है कहाँ नहीं। वाला नाम है जी मेरा। पहला हमला हुआ था शुक्रवार में। शुक्रवार के लिए तो हम थे 4 बजे, तो मेरी माता गुजर गई थी। रोज तक हम तो वहाँ जा रहे थे। माता गुजरने के बाद हम घर पे आ गए। घर पे आए पीछे तो हम सूते पड़े थे, बच्चे और हम सूते पड़े थे, और घर कोई भी कौन था। एक मेरा भैया था ऊपर सुत्या पड़ा था, और उसने तो देखा भी कौन है कहाँ पे। हम तो हमारी गुदड़ी उठा कर तो हाथा जोड़ी लगे जी मेरा भाई लगा, इसको मत ले जाओ, भाई लगा मेरा मत ले जाओ। उसने तो इसकी कहने के बाद जी मैं कुल में लगा दी, और मेरा डंडे और लट्ठी और थप्पड़ा गले जमा एन में तो बेसुध बना दी जी। ये तो मेरा पैर तोड़ गए, टांग पे मारे, 2 हाथा पे मारो, मेरी कूनी सूझ रहा, कूनी ना तोड़ गए। फिर मैंने बच्चे के लिए बाजी में बच्चे ने पकड़न बाजी, फिर बच्चा पे भी हमला कर दिया, बच्चा का भी थप्पड़ मारे, और मेरे बड़े लड़के का भी छोटे लड़के का भी हाथ में हाथ गाल के और नली जाने की कोशिश की। जितने भी भाई लाल जुड़े वीडियो को शेयर करते रहे। एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि साउंड सही आ रही है नहीं। करेंगे कि क्या मामला है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंचा हुआ था, और मेरे पीछे आप महिलाएं यहाँ पर देख सकते हैं। तो नरवाना की गढ़ी पुलिस पर एक बार फिर से गुंडागर्दी के आरोप लगे हैं। वहीं अगली खबर बहादुरगढ़ से, जहां नगर परिषद में एक और घोटाला सामने आया। दरअसल सफाई के नाम पर नगर परिषद के खजाने की सफाई हो रही है। सिर्फ एक एरिया की सफाई के लिए 45,48,000 रुपए का भुगतान हो चुका है, लेकिन काम के नाम पर जगह जगह कीचड़ और गंदगी दिखाई पड़ती है। वहीं आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र पार्ट ए और बी में 32 किलोमीटर 800 मीटर सड़क और 23 किलोमीटर नालों की सफाई होनी है। इसके लिए पूजा कंसोलेशन कंपनी को 14,35,000 प्रति महीने का ठेका दिया गया है, लेकिन नाले की पूरी तरह से दब गए और 10 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें
टूटी हुई है। तो वही मामला सामने आते ही नगर परिषद के अधिकारी में है। वहीं उन्होंने इस मामले पर कहा कि इसकी जांच जरूर होगी। मामले में अभी पता चला है कि इस तरह की जो बातें हैं तो उसका संज्ञान लेते हुए उसका मौके का विजिट भी किया जाएगा और संबंधित से इसकी रिपोर्ट भी ली जाएगी, क्योंकि जितने भी रोड हैं वहाँ पे रूटीन में सैनिटाइजेशन होता है और इसकी कोई पर्टिकुलर व्यक्तिगत रूप से मेरे पास कभी कोई शिकायत आई नहीं। लेकिन अभी जैसे माध्यम से मेरे पास आई है ये रिपोर्ट, तो इसकी मैं जांच करूंगा। अगर ऐसा कुछ पाया गया तो रिकवरी भी करेंगे। सिर्फ जो सीमेंटेड रोड है उनकी सफाई हो रही है। वर्क ऑर्डर हमारे को दिया नहीं है, कोई नाला सफाई नहीं हो रही है और हमारे को ये बताया गया सिर्फ रोड साफ करने हैं। रोड से जो मलबा पड़ा है वो उठाना है और कोई कार्रवाई नहीं। आपके सामने मैंने अभी सुपरवाइजर को फोन करके सारी बातें पूछी। सुपरवाइजर ने यही बोला है कि हमने सिर्फ रोड साफ करने हैं। वर्क ऑर्डर का आपके सामने फोन किया है, शाम तक मेरे को वर्क ऑर्डर चाहिए, नहीं तो हम आगे से काम नहीं होने दें। नहीं सिर्फ पक्के रोड कर रहे हैं, वो भी मेन जो लिंक रोड है। लिंक रोड तो सारे हमारे टूटे पड़े हैं, वो तो बने नहीं है, उन पे तो सफाई वैसे भी संभव नहीं है। HSITC वालों को बोल के JCB चलवाते हैं जब सफाई करा रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरा गांव मेरा देश में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।